हवा में उड़ती हुई एक खिलाड़ी, बाउंड्री के बाहर जाती हुई बॉल और एक ऐसा कैच जिसने पूरी दुनिया को अपनी टीवी स्क्रीन के सामने चौंका दिया। हाँ, वो मोमेंट तो सबको याद ही होगा। बिल्कुल, लेकिन जब वो सुपर वुमन जमीन पर गिरी और उनका घुटना पूरी तरह से चोटिल हुआ ना, तो कैमरे की चमक से दूर एक असली और बिल्कुल खामोश लड़ाई शुरू हुई। सही कहा आपने। और वो लड़ाई सिर्फ हड्डियों और मसल्स के जुड़ने की नहीं थी। राइट। वो लड़ाई थी अपने ही दिमाग के अंदर बैठे उस डर को हराने की, जो किसी भी खिलाड़ी को वापस उसी मैदान पर डाइव लगाने से रोकता है। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम बात कर रहे हैं भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार खिलाड़ी हरलीन देओल की। एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी। हाँ, और हमारे पास जो मैच रिपोर्ट्स हैं, वरिष्ठ खेल विश्लेषकों के लेख हैं और हालिया WPL 2026 के जो आंकड़े हैं, वो सब बहुत कुछ कहते हैं उनके बारे में। एग्जैक्टली, वो सब मिलकर एक बेहद रोमांचक कहानी बुनते हैं। आज का हमारा मिशन सिर्फ उनके रिकॉर्ड्स या स्ट्राइक रेट के पन्ने पलटना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कैसे एक खिलाड़ी, मतलब भारी दबाव, शरीर को तोड़ देने वाली चोटों और मॉडर्न फ्रेंचाइज क्रिकेट के बेहद निर्मम फैसलों का सामना करते हुए खुद को एक मजबूत दीवार के रूप में स्थापित करता है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल, ये कहानी खेल की दुनिया के उस पहलू को सामने लाती है जिसे हम मेंटल टफनेस या मानसिक मजबूती कहते हैं। राइट, मेंटल टफनेस। क्योंकि देखिए, खेल में टैलेंट और फिजिकल फिटनेस तो जरूरी है ही, लेकिन जब सर्कमस्टेंसेस पूरी तरह से आपके खिलाफ खड़ी हो, जब आपका अपना शरीर आपका साथ छोड़ दे। हाँ, जो कि उनके साथ हुआ। सही बात है। और जब टीम मैनेजमेंट भी आपके ऊपर डाउट करने लगे, तब आपका दिमाग कैसे रिएक्ट करता है? असली चैंपियन वहीं से बनते हैं। ये पॉइंट बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि आज की ये चर्चा सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो क्रिकेट का हर एक मैच देखते हैं। हाँ, ये एक यूनिवर्सल स्टोरी है। बिल्कुल, सुनने वालों के लिए ये एक ऐसी केस स्टडी है जिससे ये सीखा जा सकता है कि जब लाइफ में फेलियर्स आपको जमीन पर पटक दें तो वापसी का रास्ता कैसे तैयार किया जाता है। बाउंस बैक कैसे करें। राइट। तो हर बेहतरीन कहानी की शुरुआत किसी ना किसी टर्निंग पॉइंट से होती है ना, और हरलीन के सफर में वो टर्निंग पॉइंट था साल 2021 का एक T20 मैच। ओह, इंग्लैंड के खिलाफ वाला मैच। हाँ, इंग्लैंड के खिलाफ। क्रीज पर एमी जोन्स मौजूद थी। उन्होंने एक जोरदार शॉट खेला, बॉल हवा में काफी ऊपर थी और लग रहा था कि ये एक पक्का छक्का है। सबको यही लगा था उस वक्त। लेकिन तभी बाउंड्री पर खड़ी हरलीन देओल ने जो किया, मतलब वो किसी हॉलीवुड एक्शन फिल्म के स्टंट से कम नहीं था। हाँ, उसमें गजब की प्रेजेंस ऑफ माइंड थी, यानी दिमागी सतर्कता। हाँ, उन्होंने हवा में छलांग लगाई, बॉल को पकड़ा, लेकिन ग्रेविटी अपना काम कर रही थी। उनका बैलेंस बिगड़ रहा था और वो बाउंड्री लाइन के बाहर गिरने ही वाली थी। और वहाँ पर टाइम कितना कम होता है? फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड। उस 1 सेकेंड के हिस्से में उन्होंने बॉल को वापस हवा में मैदान के अंदर उछाला, खुद बाउंड्री के बाहर गिरी और पलक झपकते ही अंदर आकर डाइव लगा दी। एग्जैक्टली, डाइव लगाते हुए उस कैच को पूरा कर लिया। वो वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया था। और उस एक वीडियो का असर उस मैच के नतीजे से कहीं ज्यादा बड़ा था। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अमलन चक्रवर्ती ने अपने विश्लेषण में इस बात पर बहुत गहराई से रोशनी डाली है। उन्होंने क्या पॉइंट आउट किया? उनका मानना है कि उस एक कैच ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की फील्डिंग को लेकर दुनिया भर का जो नजरिया था ना, वो हमेशा के लिए बदल दिया। हाँ, ये मैंने भी नोटिस किया है, क्योंकि एक लंबे समय से ये परसेप्शन बनी हुई थी कि भारतीय महिला टीम बैटिंग और बॉलिंग में तो ठीक है, लेकिन फील्डिंग में पीछे है। राइट। जब बात एथलेटिसिज्म या फुर्ती की आती है तो हम फॉरेन टीम्स जैसे ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड से काफी पीछे हैं, ऐसा माना जाता था। एकदम सही। और हरलीन के उस वायरल मोमेंट ने इस पुरानी सोच को पूरी तरह से तोड़ दिया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि भारतीय खिलाड़ी भी बाउंड्री पर उड़ सकते हैं। बिल्कुल। अमलन चक्रवर्ती लिखते हैं कि उस मोमेंट ने न सिर्फ टीम का कॉन्फिडेंस बढ़ाया, बल्कि उन दर्शकों को भी महिला क्रिकेट की तरफ अट्रैक्ट किया जो शायद पहले सिर्फ मेंस क्रिकेट ही देखते थे। ये तो सच है, लेकिन यहाँ मैं एक बात पूछना चाहूंगा। हाँ, बताइए। क्या सच में महज एक वायरल मोमेंट किसी खिलाड़ी का पूरा करियर सेट कर सकता है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एक एक्स्ट्रा प्रेशर पैदा कर देता है? किस तरह का प्रेशर? मेरा मतलब है, अगर कोई एक बार सुपर हीरो वाला काम कर दे तो लोग हर मैच में उससे वैसी ही जादुई छलांग की उम्मीद करने लगते हैं। क्या ये वायरल फेम एक तरह का ट्रैप नहीं बन जाता? ये बहुत ही सटीक और क्रिटिकल सवाल है। रातों रात मिलने वाली शोहरत अपने साथ उम्मीदों का एक भारी बोझ भी लेकर आती है। वही ना। अब हरलीन मैदान पर जहाँ भी खड़ी होती, कैमरास उन्हें ही ढूंढते थे। हरलीन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि उन्हें हिस्ट्री में सिर्फ वो कमाल का कैच पकड़ने वाली लड़की बनकर नहीं रहना था। उन्हें अपने आप को कम्प्लीटली प्रूव करना था। हाँ, एक मुकम्मल और भरोसेमंद खिलाड़ी के रूप में खुद को साबित करना था।
और किस्मत देखिए, जब वो खुद को साबित करने की इस राह पर थीं, तभी उनकी असली परीक्षा शुरू हुई। और वो परीक्षा बहुत ही दर्दनाक थी। जिस खिलाड़ी की पहचान हवा में उड़ने से बनी थी, वो अचानक जमीन पर गिर पड़ी। WL 2024 की बात कर रहे हैं ना आप? जी, हम WPL 2024 के सीजन की बात कर रहे हैं। हरलीन घुटने की एक बेहद गंभीर चोट का शिकार हो गई। चोट इतनी डीप थी कि उन्हें पूरे टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा। नी इंजरी किसी भी एथलीट के लिए बहुत डरावनी होती है। और ये सिर्फ एक मेडिकल रिपोर्ट का आंकड़ा नहीं था। उनकी साथी खिलाड़ी जेमिमा रोड्रिगेज ने एक इंटरव्यू में बताया था कि एक वक्त ऐसा भी था जब हरलीन ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। ओ बाप रे! ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो एथलीट कल तक मैदान पर दौड़ रही थी, वो अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो पा रही है। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो किसी भी एथलीट के लिए फिजिकल इंजरी से ज्यादा डेंजरस वो साइकोलॉजिकल लड़ाई होती है जो उसके दिमाग में चलती है। मेंटल ट्रॉमा, राइट? हाँ, जब आपके शरीर का कोई मेन हिस्सा जैसे कि घुटना बुरी तरह चोटिल होता है, तो आपके दिमाग में उस दर्द की एक गहरी याद बैठ जाती है। सर्जरी और रिहैब के बाद आपका शरीर शायद ठीक हो जाता है, लिगामेंट जुड़ जाते हैं, लेकिन वो जो दिमागी ट्रॉमा है ना, वो आपको अपना 100% देने से रोकता है। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे किसी बड़े एक्सीडेंट के बाद फिर से उसी कार को तेज रफ्तार में चलाना। सही एग्जाम्पल है। आप स्टीयरिंग पकड़ कर बैठे हैं, सड़क बिल्कुल खाली है, इंजन भी एकदम ठीक है, लेकिन बैकग्राउंड में हमेशा एक अजीब सी आवाज का डर सताता रहता है कि कहीं फिर से ब्रेक फेल ना हो जाए। बिल्कुल, वो हेजिटेशन रहती है। तो एक खिलाड़ी उस गहरे मानसिक डर को कैसे मात देता है? जब हरलीन अगली बार उसी बाउंड्री पर डाइव लगाने गई होंगी, तो क्या वो डर उनके सामने नहीं आया होगा? उसी डर को जीतने की प्रोसेस को हम मेंटल टफनेस कहते हैं। उनकी एक और साथी खिलाड़ी भारती फुलमाली, उन्होंने इस बात का बहुत अच्छा जिक्र किया है। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि हरलीन ने सिर्फ जिम में पसीना नहीं बहाया या सिर्फ अपनी फिजिकल रिकवरी पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने अपना बहुत सारा समय अपनी मानसिक मजबूती को वापस पाने में लगाया। ओके, तो उन्होंने मेंटल साइड पे एक्चुअली काम किया। हाँ, उन्होंने कई कोचेस और एक्सपर्ट्स के साथ ट्रेनिंग की ताकि उस चोट के ट्रॉमा से निपटना सीख सकें। ये आसान नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत ही धीमी और थका देने वाली प्रोसेस होती है, जिसमें खिलाड़ी को बार बार विजुअलाइजेशन टेक्निक के जरिए अपने दिमाग को ये समझाना पड़ता है कि अब शरीर सेफ है। और उनके इस कड़े मानसिक और शारीरिक संघर्ष का जो नतीजा निकला, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। उनकी वापसी कमाल की थी। वापसी करने के बाद दिसंबर 2024 में वडोदरा के मैदान पर वेस्ट इंडीज के खिलाफ हरलीन ने अपने बल्ले से वो काम किया जिसने हर एक आलोचक को खामोश कर दिया। उस मैच में उन्होंने शतक लगाया था। हाँ, उन्होंने 103 गेंदों का सामना करते हुए 16 शानदार चौकों की मदद से 115 रन बनाए। ये उनकी करियर का पहला इंटरनेशनल सेंचुरी था। और इस पारी की अहमियत सिर्फ उन 115 रनों में नहीं है, बल्कि उन 103 गेंदों में है। वो कैसे? सोचिए, एक खिलाड़ी जिसका घुटना कुछ महीने पहले काम नहीं कर रहा था, वो मैदान पर 103 गेंदें खेलती है। इसका मतलब है कि वो लगातार स्ट्राइक रोटेट कर रही थी। हाँ, तेज दौड़ रही होंगी पिच पर। तेजी से 1 और 2 रन चुरा रही थी और घंटों तक क्रीज पर खड़ी थी। ये इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ था कि उन्होंने न सिर्फ अपने घुटने की चोट को हरा दिया है, बल्कि वो मानसिक डर भी अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। क्या बात है। और इस पारी की बदौलत भारत ने 50 ओवर में 358 रन बनाए 5 विकेट पर। एक विशाल स्कोर था, बहुत बड़ा स्कोर था। और ये स्कोर 2017 में आयरलैंड के खिलाफ बनाए गए भारत के हाईएस्ट स्कोर के बिल्कुल बराबर था। और हरलीन का ये शानदार फॉर्म यही नहीं रुका। उसके बाद उन्होंने वर्ल्ड कप में भी परफॉर्म किया। बिल्कुल, 2025 ओडीआई वर्ल्ड कप में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ 38 रनों की एक बहुत ही सादी हुई और इम्पोर्टेंट इनिंग्स खेली। और उसी मैच में उनके एक माइलस्टोन भी पूरा हुआ था, राइट? बैठता है। उन्होंने हरलीन के रोल के बारे में कुछ लिखा है क्या? हाँ, उनका मानना है कि हरलीन ने भारतीय टीम के मिडिल ऑर्डर में एक एंकर की भूमिका निभानी शुरू कर दी है। एंकर मतलब जो एक एंड संभाल कर रखे? सही पकड़ा आपने। पहले भारतीय टीम की एक बड़ी कमजोरी ये थी कि अगर शुरुआत में स्मृति मंधाना या कैप्टन हरमनप्रीत कौर आउट हो जाती थी, तो पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगती थी। एग्जैक्टली। लेकिन हरलीन के आने से उस मिडिल ऑर्डर को एक ठहराव मिला है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर हम भारतीय टीम की तुलना एक बिल्डिंग से करें ना, तो हरलीन उस बिल्डिंग की लोड बेयरिंग वॉल, यानी वो मेन दीवार बन गई है जिस पर पूरी छत का वजन टिका होता है। ये एनालॉजी बहुत फिटिंग है।
और ऊपर के जो स्टार खिलाड़ी हैं, चाहे वो मंधाना हो या कौर, वो उस बिल्डिंग की खूबसूरत बालकनी या डिजाइन की तरह हैं जो तुरंत सबका ध्यान खींच लेते हैं। हाँ, जो हाईलाइट होते हैं। लेकिन अगर किसी दिन वो डिजाइन जल्दी गिर जाए तो यही लोड बेयरिंग वॉल पूरी टीम का वजन अपने कंधों पर संभालती है ताकि वो बिल्डिंग धराशायी ना हो। ये एक बहुत ही सटीक और बेहतरीन एग्जाम्पल है। लेकिन देखिए, हरलीन की जो यूटिलिटी है वो सिर्फ बैटिंग तक लिमिटेड नहीं है, उनकी बॉलिंग भी है। हाँ, अमलन चक्रवर्ती ने अपने लेख में ये भी याद दिलाया है कि हरलीन एक 8 टाइम लेग स्पिनर भी हैं। राइट। अगर टीम मैनेजमेंट और हरलीन खुद अपनी इस बॉलिंग पर थोड़ा और काम करें तो एक ऑलराउंडर के रूप में उनकी अहमियत दुगनी हो सकती है। वो किसी भी कैप्टन के लिए एक ऐसा वेपन बन सकती हैं जो क्रूशियल पार्टनरशिप्स तोड़ने के काम आ सके। बिल्कुल। लेकिन वापसी का मतलब सिर्फ फिजिकल इंजरी से उभरना या सेंचुरी लगाना नहीं होता है। मॉडर्न क्रिकेट अब बहुत बदल चुका है, बहुत ज्यादा। और जब हम फ्रेंचाइज क्रिकेट की बात करते हैं तो वहाँ टैक्टिकल डिसीजंस यानी सामरिक फैसले इतने निर्मम होते हैं कि अच्छे खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस टूट जाता है। अब WPL 2026 के उस इंसिडेंट की बात कर रहे हैं ना? हाँ, अब हमें हालिया WPL 2026 के उस हाई वोल्टेज ड्रामा पर बात करनी होगी जिसने पूरे क्रिकेट जगत में एक नई बहस छेड़ दी थी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो विवाद जो रिटायर्ड आउट को लेकर खड़ा हुआ था। शुरुआत से शुरू करते हैं ताकि सबको कॉन्टेक्स्ट मिल जाए। हरलीन ने WPL 2025 में गुजरात जायंट्स के लिए काफी अच्छा परफॉर्म किया था। हाँ, उनके स्टैट्स अच्छे थे। उन्होंने 9 मैचेस में लगभग 38 की एवरेज से 232 रन बनाए थे। उसमें दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ एक मैच विनिंग नाबाद 70 रनों की पारी भी शामिल थी। ये तो बहुत सॉलिड परफॉर्मेंस है। लेकिन फ्रेंचाइज क्रिकेट की दुनिया बड़ी अजीब है। इतने अच्छे परफॉर्मेंस के बावजूद गुजरात ने उन्हें अगले सीजन के लिए रिटेन नहीं किया। सरप्राइजिंग था ये। फिर 2026 की ऑक्शन में यूपी वॉरियर्स ने उन्हें उनके बेस प्राइस पर यानी 50 लाख रुपए में अपनी टीम में शामिल कर लिया। देखिए, किसी भी इंटरनेशनल खिलाड़ी के लिए ऑक्शन में बेस प्राइस पर बिकना ही अपने आप में एक साइकोलॉजिकल ब्लो होता है। एक तरह का रिजेक्शन फील होता होगा। हाँ, ये एक तरह से खिलाड़ी को ये फील कराता है कि फ्रेंचाइजेस उन्हें एक स्टार के रूप में नहीं देख रही हैं। लेकिन असली ड्रामा तो मैदान के अंदर होना बाकी था। और वो ड्रामा हुआ मुंबई इंडियंस के खिलाफ एक बहुत ही अहम मैच में। यूपी वॉरियर्स की तरफ से खेलते हुए हरलीन क्रीज पर थी। वो काफी देर से खेल रही थी उस मैच में। बिल्कुल। वो 36 गेंदों पर 47 रन बनाकर पूरी तरह से सेट थी। उन्होंने 7 शानदार चौके भी लगाए थे और अपना अर्धशतक पूरा करने ही वाली थी। और तभी वो फैसला लिया गया। हाँ, तभी कुछ ऐसा हुआ जो महिला क्रिकेट की हिस्ट्री में बहुत ही अनयूजुअल है। यूपी वॉरियर्स के हेड कोच अभिषेक नायर ने डगआउट से एक इशारा किया और हरलीन को स्ट्रैटेजिकली वापस पवेलियन बुला लिया गया। इसको क्रिकेट की भाषा में रिटायर्ड आउट कहते हैं। राइट। तथा इसके पीछे टीम मैनेजमेंट का सोचना ये था कि मैच के उस पॉइंट पर टीम को बड़े शॉट्स और छक्कों की जरूरत थी, और उनका जो डेटा था वो ये दिखा रहा था कि हरलीन शायद बाउंड्रीज क्लियर करने में स्ट्रगल कर रही थी। अच्छा, तो प्योरली मैच सिचुएशन को देखकर। हाँ, इसलिए कैप्टन मैग लैनिंग और कोच ने मिलकर टैक्टिकल डिसीजन लिया। अगर कोई सुनने वाला क्रिकेट की ऐसी बारीकियों को नहीं समझता तो उसके लिए ये रिटायर्ड आउट आखिर है क्या? तो चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। हाँ, बताइए। रिटायर्ड हर्ट तब होता है जब खिलाड़ी को चोट लगती है और वो आगे नहीं खेल सकता। लेकिन रिटायर्ड आउट का मतलब है कि आप बिल्कुल ठीक हैं, आप फिट हैं, आप रन भी बना रहे हैं। लेकिन कोच को लगता है कोच को लगता है कि डगआउट में बैठा कोई दूसरा खिलाड़ी आपसे ज्यादा तेज रन बना सकता है, तो वो आपको बीच खेल से बाहर बुला लेता है। बिल्कुल। T20 क्रिकेट अब पूरी तरह से एक मैच का खेल बन चुका है। अगर इनिंग्स में सिर्फ 10 गेंदें बची हैं, तो वो 10 गेंदें 10 मौके हैं। राइट। कोच का ये मानना होता है कि एक सेट बैट्समैन जो शायद थक चुका है वो 1 या 2 रन लेगा, लेकिन एक नया बैट्समैन जो तेज खेलने के लिए ही जाना जाता है वो पहली ही बॉल पर छक्का मार सकता है। तो ये कैलकुलेशन था, ये प्योरली डेटा बेस्ड डिसीजन था। इसमें हरलीन के खिलाफ कुछ भी पर्सनल नहीं था। लेकिन जरा इस बात को इंसानी नजर से देखिए, एक ह्यूमन एंगल से। कल्पना कीजिए कि कोई आर्टिस्ट किसी बड़े स्टेज पर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा हो, हजारों लोग उसे देख रहे हैं, वो बिल्कुल रिदम में है, और तभी अचानक पीछे से डायरेक्टर उसे कॉलर से पकड़कर स्टेज से नीचे खींच ले। ये तो बहुत एक्सट्रीम एग्जांपल हो गया, पर हाँ, क्या एक सेट बैट्समैन के लिए जो अपने 50 से सिर्फ 3 रन दूर हो, रिटायर्ड आउट होना किसी गहरे पब्लिक इंसल्ट जैसा महसूस नहीं होता होगा? हम अक्सर गली क्रिकेट खेलते हैं, अगर वहाँ कोई अच्छा खेल रहा हो और आप उसका बैट छीन ले तो वहीं लड़ाई शुरू हो जाती है। हाँ, वहाँ तो बवाल हो जाता है। क्या इतने बड़े लेवल पर खिलाड़ी का ईगो, उसका अहम
आहट नहीं होता? ये एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है और यही हमें T20 और फ्रेंचाइज क्रिकेट के बदलते हुए नेचर और खिलाड़ियों की मैच्योरिटी को समझना होगा। कैसे? आज की डेटा ड्रिवन क्रिकेट में पर्सनल माइलस्टोन्स जैसे 50 या 100 रन कोई मायने नहीं रखते हैं। फ्रेंचाइज का सिर्फ एक गोल होता है, मैच जीतना। वो तो है। और अनफॉर्चुनेटली यूपी वॉरियर्स की वो स्ट्रैटेजी उस दिन बुरी तरह फेल हो गई। हरलीन के जाने के बाद जो नए बैटर आए वो आखिरी 3 ओवर्स में सिर्फ 11 रन ही बना पाए और टीम वो मैच हार गई। आउच, ये तो बैकफायर कर गया। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे शानदार हिस्सा है इसके अगले दिन लिखा गया। हाँ, वो वापसी। उस इंसल्ट या कहें उस टैक्टिकल झटके के ठीक 24 घंटे बाद यूपी वॉरियर्स का मैच फिर से उसी मुंबई इंडियंस से था। और वहीं पर हरलीन ने अपनी असली मेंटल मैच्योरिटी, अपनी मेंटल टफनेस का सबसे बड़ा प्रूफ दिया। बिल्कुल, 24 घंटे पहले जिस खिलाड़ी को आप धीमा खेल रही हैं मानकर बीच मैदान से वापस बुला लिया गया था, उसी खिलाड़ी ने अगले दिन मुंबई के खिलाफ सिर्फ 39 गेंदों में नाबाद 64 रन ठोक दिए। क्या शानदार इनिंग्स थी वो। उन्होंने अपनी पारी में 12 चौके जड़े, जिसमें दुनिया की सबसे खतरनाक फास्ट बॉलर शबनम इस्माइल उनके एक ही ओवर में लगाए गए 3 लगातार चौके शामिल थे। कमाल की बात है। हरलीन ने अकेले दम पर अपनी टीम को 7 विकेट से पहली जीत दिलाई। विरोधी टीम की कैप्टन हरमनप्रीत कौर और खुद उनकी कैप्टन मैग लैनिंग ने हरलीन के इस पॉजिटिव एटीट्यूड की जमकर तारीफ की। मैग लैनिंग ने मैच के बाद जो स्टेटमेंट दिया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने साफ कहा कि हरलीन ने पिछले दिन के रिटायर्ड आउट वाले डिसीजन को बहुत ही मैच्योरिटी के साथ एक्सेप्ट किया था। डग आउट में उनके अंदर कोई कड़वाहट या गुस्सा नहीं था, कोई रिजेंटमेंट नहीं था। बिल्कुल नहीं। भारती फुलमाली ने जिस मेंटल बैलेंस की बात की थी ये उसी का नतीजा था। हरलीन जैसे मॉडर्न खिलाड़ियों ने ये सीख लिया है कि अपनी ईगो को टीम की स्ट्रैटेजी से कैसे अलग रखना है। ये सीखना बहुत बड़ी बात है। उन्होंने अपने कोच के फैसले का जवाब शब्दों से नहीं या गुस्से से नहीं बल्कि अपने बैट से दिया। कमाल की कहानी है यार। चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश की छोटी छोटी गलियों में लड़कों के साथ क्रिकेट खेलने वाली एक लड़की से लेकर 12 करोड़ रुपए की नेटवर्थ वाली और दुनिया की सबसे बेहतरीन फील्डर्स और भरोसेमंद बैटर्स में शुमार होने तक का हरलीन देओल का ये सफर सच में किसी मूवी की तरह अमेजिंग है। और ये सफर हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। ये सिखाता है कि सक्सेस कभी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती। हाँ, अप्स एंड डाउन्स तो आते ही हैं। इसमें हवा में उछलकर पकड़े गए जादुई कैच भी हैं, तो घुटने की दर्दनाक चोटें भी हैं। इसमें सेंचुरीज की गूंज भी है और रिटायर्ड आउट की चुपचाप से ली हुई स्ट्रैटेजी भी। सही बात है। खेल अब सिर्फ टैलेंट का डिस्प्ले नहीं रहा, ये इस बात का टेस्ट है कि आप बदलावों को कितनी जल्दी एक्सेप्ट करते हैं और फेलियर्स के बाद कितनी तेजी से खड़े होते हैं। हरलीन ने बार बार खुद को उस लोड बेरिंग वॉल के रूप में साबित किया है। तो इन सब का आखिर क्या मतलब है? हम इन सारे सोर्सेज से, इस पूरी डिस्कशन से आज क्या सीख लेकर जा सकते हैं? सीख तो यही है कि मानसिक मजबूती यानी मेंटल टफनेस ही सबसे बड़ा वेपन है। बिल्कुल। बिना उसके आप इस लेवल पर सरवाइव नहीं कर सकते। लेकिन इसके साथ ही आज की ये चर्चा एक बहुत ही गहरा सवाल भी छोड़ जाती है। कैसा सवाल? देखिए, WPL 2026 में हमने देखा कि रिटायर्ड आउट जैसी स्ट्रैटेजीज जो पूरी तरह से डेटा और मैथ्स पर आधारित है, वो अब खेल में कॉमन होती जा रही है। जिस तरह से एक सेट बैट्समैन को महज कुछ तेज रनों की उम्मीद में बिना किसी गलती के पिच से बाहर बुला लिया जाता है, क्या ये इस बात का सिग्नल नहीं है कि मॉडर्न T20 क्रिकेट बहुत ज्यादा मशीन ड्रिवन या रोबोटिक होता जा रहा है? ये एक बहुत वैलिड कंसर्न है। डेटा और एनालिटिक्स ने सच में खेल से इमोशंस को अलग करना शुरू कर दिया है। कोचेज अब मैदान की जगह स्क्रीन पर चल रहे ग्राफ और स्ट्राइक रेट के हिसाब से फैसले ले रहे हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या आने वाले फ्यूचर में क्रिकेट पूरी तरह से एक रोबोटिक खेल बन जाएगा, जहां पर्सनल इमोशंस, खिलाड़ियों के जज्बे और शतक या अर्धशतक जैसे माइलस्टोन्स की कोई वैल्यू ही नहीं बचेगी? अगर ऐसा हुआ तो खेल का मजा ही खत्म हो जाएगा। वही तो, जब सब कुछ सिर्फ एक कंप्यूटर के कैलकुलेटर से तय होगा, तो क्या मैदान पर हरलीन जैसी खिलाड़ियों की वो इंसानी जिद, वो गुस्सा और कमबैक की कहानियां अपनी वो जादुई कशिश खो देंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। आज का ये विस्तृत विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।